एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था। वो बहुत ही बेचैन और बहुत ही परेशान था। और वो ऐसे ही पता नहीं उसके लाइफ में इतनी सारी गड़बड़े थी। कुछ काम सही से नहीं हो रहा था। तो परेशान परेशान हो गया और परेशान होते होते थोड़े थोड़े अंतर पे अपने आप पता नहीं कहाँ पे जा रहा था, लेकिन रास्ते पे चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अचानक से ऐसा हुआ कि वो चलते 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 एक ऐसी जगह पे आ गया कि उसको पता ही नहीं चला कि वो पूरे दूसरे ही डायमेंशन के अंदर आ चुका है। वो थोड़ा आगे बढ़ा, आसपास देखा तो बहुत ही आरामदायक जगह थी। बहुत अच्छी ग्रीनरी थी। एकदम पीस और सुकून सा लग रहा था। उसको मजा आ रहा था कि कुछ ऐसी जगह पे आ गया है। सारे स्ट्रेस, सारे चिंताएं, सारा डर सब कुछ निकल गया उसके दिमाग से। फिर भी वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। थोड़ा आगे चल के उसने देखा कि एक बहुत ही अच्छी सी ट्री थी। और ट्री के नीचे एकदम से एक मलमल जैसा, जो मुलायम मुलायम जैसा घास था। और उसके नीचे वो बैठ गया। और आराम उसे लगा कि अपने थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो उतनी अच्छी जगह थी। तो जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोया, उसकी आंखें लग गई। और अच्छे से उसने बहुत ही अच्छी से नींद ले ली। मॉर्निंग में जब उठा तो उसने देखा एकदम से फ्रेश और तरोताजा है। और फिर ऑब्वियस है, उसकी इच्छा हुई यार अभी तो बहुत अच्छे से भूख लगी है, क्या करूं। तो उसने पूरी जिंदगी में जो भी अच्छी अच्छी चीजें सोची थी ना, वैसे सोचना शुरू किया, यार ये मिल जाता तो अच्छा होता, ये मिल जाता तो अच्छा होता। जैसे उसने सोचा, तो जैसे बोलते हैं ना 56 भोग, वैसे सारे ही उसने जो जो चीजें माइंड में सोची थी वो सारी चीज उसके सामने शामिल हो गई। तो वो सोचने लगा, यार ये तो कैसे हुआ, इतनी अच्छी अच्छी चीजें आ गई। उसने तो भर पेट खाना खा लिया। जैसे ही खाना खाया तो अचानक से उसके दिमाग में फिर चीज हो जाएगी, यार खाना तो खा लिया लेकिन कुछ पीने के लिए भी अच्छा होना चाहिए। उसने जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें पीने के लिए सोची थी, वो सारी चीजें उसके सामने हाजिर हो गई। वो सारी चीजें उसने पीना शुरू कर दिया। वो भी जो भी चाहिए था वो पी लिया। और हम कहते हैं ना, जो पीता है वो ज्यादा सोचता नहीं है। वैसे ही उसने एक बार पी लिया और फिर उसका फिर दिमाग, वो हम गुजराती में बोलते हैं चकडोरे चढ़ी गई, ऐसे घूमने लगा। फिर उसने सोचा, यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने खाना मांगा, खाना हाजिर हो गया। मैंने अच्छे से ड्रिंक्स मांगा तो ड्रिंक्स अच्छे से हो गए। डेफिनेटली यहाँ पे आसपास कोई भूत होना चाहिए। जैसे ही उसने भूत के बारे में सोचा तो उसके आसपास में भूत दिखने लगे। वो एकदम से डर गया। अब तो मेरे को लग रहा है ये भूत मेरे को डेफिनेटली टॉर्चर करेगी, मेरे को परेशान करेगी। जैसे ही उसने सोचा कि वो सारे भूत उसको परेशान करने वाले हो, सारे भूत उसको परेशान करने लगे, टॉर्चर करने लगे। और अचानक से वो डरने लगा कि अब तो ये मेरा खेल खत्म करने वाले होंगे। और अचानक से ऐसा जैसे ही सोचा, उसका खेल खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने खाना मांगा, खाना आ गया। ड्रिंक्स मांगे, पानी मांगा, शरबत मांगा, वो हाजिर हो गया। भूत के बारे में सोचा, भूत हाजिर हो गया। उसने बोला टॉर्चर करेंगे, टॉर्चर करने लगा। और उसने चिंता की कि अब मैं मर जाऊंगा, तो वो मर गए। एक्चुअली यहाँ पे ये ऐसा हो रहा था कि वो आदमी जहां पे सो रहा था वो एक कल्प वृक्ष था। और आज के जमाने में तो हम इतनी सारे ट्रीज डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं। तो अभी तो ऐसी कल्प वृक्ष मिलना मुश्किल है। लेकिन सही में वो कल्प वृक्ष कौन सा था? सच्ची में बताए तो वो कल्पवृक्ष और कोई नहीं था। आज हमारा माइंड है, वो ही हमारा कल्पवृक्ष है। तो हम जो भी सोचते हैं वो होना शुरू हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या हाँ होती है, आपने कभी मंकी को देखा है? मंकी क्या करता है, उसके पास दो क्वालिटीज होती है। कौन सी? एक कॉपी करने की। कॉपी करने की, इमिटेशन। और दूसरी, वो बिना वजह कुछ भी काम करता रहता है। मतलब फालतू के काम करता रहता है। कभी कभी क्या है, दौड़ते दौड़ते अगर कोई बाइक खड़ा होता है कि कोई साइकिल खड़ी होती है, तो अचानक से दौड़ते दौड़ते उसको धक्का लगा के फिर आगे जाएगा। वो उसको ऐसी चीजें करता है ना कि जैसे हम बोलते हैं ना, यार बंदर जैसी बातें कर रहा है ऐसे। मतलब वो क्वालिटी सारी बंदर में होती है कि जो चीजें नहीं करनी चाहिए ना, वो भी सारी चीजें वो बंदर करता है। और दूसरी चीज कॉपी करने की, इमिटेशन। वो हमने सबने वो स्टोरी देखी है कि टोपी निकाल के देख दे, वो फिर या फेंक देता है, फिर बंदर भी सारी टोपियां नीचे फेंक देता है, उसकी इमिटेशन। यही दो क्वालिटीज हमारे माइंड की भी होती है। वो बिना वजह कहीं पे भी घूमता रहता है, भागता रहता है, अगर हम उसको कंट्रोल ना करें तो। और दूसरी चीज, हमेशा किसी को कॉपी करने का काम करते रहते हैं।
ये दोनों चीजें जब भी माइंड की एक्टिव हो जाती है तो हमारा माइंड भी एक बंदर के जैसा होता है। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारा माइंड भी बंदर बन जाए। क्यों? कि जब तक हम उसको कंट्रोल नहीं करते तब तक वो बंदर ही रहेगा। लेकिन हमको क्या करना है? अपने माइंड को कंट्रोल करना है। और जैसे ही हमारे थॉट को कंट्रोल करते हैं वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। जैसे ही हमारे इमोशंस कंट्रोल हो गए हमारी बॉडी की एक्शन कंट्रोल्स होगी। और जैसे ही हमारी बॉडी की एक्शन सारी कंट्रोल होगी तो हमारा सारा जो रिजल्ट चाहिए वो कंट्रोल होगा। मतलब कि हमें जिस दिशा में जाना है, हमें जहां पे सक्सेस होना है, हमारा माइंड के अंदर थॉट प्रोसेस को हमें उसी डिरेक्शन में ले जाना है। तो गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ संस्कार यही है, आपके माइंड को ऐसे ट्रेन करना है ये 9 मंथ के दरमियान कि आपको जैसा संतान चाहिए, जैसे उसके अंदर इंटेलिजेंस चाहिए, जैसे उसके अंदर IQ EQ SQ PQ, मतलब आपको जो भी क्वालिटीज अपने बच्चे के अंदर चाहिए उसी डायरेक्शन में आपके माइंड को आपको ट्रेन करना है कि जैसे आपकी सारी एक्टिविटीज 9 मंथ के दरमियान उसी डायरेक्शन में हो। और उसी को हम बोलते हैं सक्सेस। हो सकता है किसी को 10% मिले, किसी को 25% मिले, किसी को 90% मिले, किसी को 100% भी मिले। आपने जैसे इस 9 मंथ को एंजॉय किया है, उस दरमियान आपने जैसी एक्टिविटी की है, उसी तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 90% एफर्ट दो और आपको 10% रिजल्ट मिले। ये अगर हो सकता है कि आप 20% एफर्ट दो और आपको 90% रिजल्ट मिले। मतलब आपको एफर्ट देनी है, देनी है, देनी है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले ये सेशन में हम जो जो चीजें सीखने वाले हैं, उसमें क्या क्या चीजें हम सीखने वाले हैं? सबसे पहले तो 16 संस्कार, 16 संस्कार क्या है। फिर गर्भ संस्कार क्या है, ये यूजुअली सबको पता है, लेकिन उसका छोटा सा रिवीजन। उससे क्या एडवांटेज मिलेगा, हम कैसे उसको कर सकते हैं, और उसके द्वारा आपको जो आपकी डिजायर्ड क्वालिटी है वो क्वालिटी के हिसाब से कैसे आपको संतान प्राप्त हो सकता है। 9 मंथ की ये बच्चे की यात्रा कैसी होगी, मतलब आपकी जो जर्नी है गर्भ में वो कैसे होगी। आप इजीली कैसे इस गर्भ संस्कार को 1 महीने के ये कोर्स के बाद अपने आप घर पे सीख सकते हो। और उसी को यूटिलाइज करते हुए अगर ये सेशन आप अटेंड ना भी करो तो भी आपको ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस बच्चे मिल सकते हैं। और आपके जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन के सारे आंसर भी हम देंगे। तो सबसे पहले हमारा 16 संस्कार के बारे में आएगी। अभी ये संस्कार क्या होते हैं? सबसे पहले तो कोई भी संस्कार होता है ना, वो कोई भी संस्कृति होती है उसका बेस होता है। क्यों? क्योंकि ये संस्कार के ऊपर ही हमारी कोई भी संस्कृति होती है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो हमारे पूरे ऋषिया, उनको लोगों के पास ऐसी बहुत सी सारी क्वालिटीज थी जो जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर करते थे। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी शिक्षा होती है, कोई भी सिद्धि होती है, वो गुरु ट्रांसफर करते हैं अपने शिष्य के पास। वैसे ही उनको उस जमाने में उनके पास जो भी सारे नॉलेज था वो सारा नॉलेज वो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते रहते थे। और उसका एक ही रीजन था। उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था सुसंस्कृत और सुदृढ़ पीढ़ी का सर्जन करना। वो बोलते हैं ना, आओ चलो घड़े संस्कारवान पीढ़ी। तो जो हमारी पीढ़ी है उसको संस्कारवान बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, वो उन लोगों ने हमारे जो डेली रूटीन है, हम हर रोज जो काम करते हैं उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया था, है ना। उसी के लिए, उसी के कारण आज भी वर्ल्ड की जितनी भी सारी कल्चर्स है, संस्कृति है, उसमें सबसे बेस्ट भारतीय संस्कृति है। सबसे पुरानी भी है और सबसे बेस्ट भी है। और उसके अंदर जो भी चीजें है उसी चीजों को आज वेस्टर्न वर्ल्ड फिर से नया नया अभी बना रहा है। जैसे कि अभी आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारी हिंदू संस्कृति आत्मा को मानती है कि हमारे अंदर एक अपना खुद का परम परमात्मा होता है, उसका अंश है जिसे हम आत्मा बोलते हैं। और आज वेस्टर्न वर्ल्ड उसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च कर रहा है। उसने उसने बिलीव कर दिया है कि भी ऐसा भी कुछ होता है। बॉडी फिजिकल बॉडी होती है, लेकिन एक स्पिरिचुअल बॉडी भी होती है। तो ये सब संस्कारों का उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने पहले भी बताया है कि हम जब प्रेगनेंसी प्राप्त करते हैं, प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारा नॉर्मली उद्देश्य क्या होता है? एक होता है गोल और एक होता है पर्पस। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है कि प्रेगनेंसी हम दो तरीके से रह सकती है। एक होती है बाय चांस और एक होती है बाय चॉइस। अभी बाकी जो भी लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उन लोगों की ऐसे ही हो जाती है, तो वो बाय चांस हुई। और आप यहाँ पे जो ये अटेंड कर रहे हो इसका मतलब है बाय चॉइस। आपको पता है कि आप ये सेशन के द्वारा आपके बच्चे के अंदर
या बच्ची के अंदर, जो भी आपका संतान आने वाला है, उसके अंदर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज डाल रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इम्प्लांट कर रहे हो, कि जैसे आपका बच्चा तेजस्वी, ओजस्वी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस आए। और यही सारे हेतु थे हमारे ऋषि मुनि के, कि जिनको पता था, इसीलिए वो एक वैश्विक दृष्टिकोण, मतलब वसुधैव कुटुंबकम, इस भावना के साथ each and every human being on this planet get extraordinary advantage from this डिवाइन संस्कृति, उसके लिए उन लोगों ने ये सारे संस्कार बनाए थे। तो पहले के जमाने में कुछ भी काम करते थे तो उसको संस्कार से ही काम करते थे। और उस टाइम पे लगभग 40 जितने संस्कार थे, लेकिन जो गौतम स्मृति है उसके अंदर ये 40 संस्कारों का उल्लेख किया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बीतता गया और लोग नई नई टेक्नोलॉजी बनाते गए, आगे बढ़ते गए, अपनी जो भी क्वालिटीज है वो डेवलपमेंट करते गए, तो वैसे वैसे कई संस्कार ऐसे होने होते गए कि जिसकी जरूरत कम होती गई, और कई कई संस्कार ऐसे होते गए जिसकी जरूरत जरूरी, तो कई संस्कार लुप्त होते गए। उसमें से महर्षि अंगिकार अंगिरा ने उसका जो नेक्स्ट डेवलपमेंट किया वो 40 में से कम होते 25 हो गए। और जो लास्ट में जो व्यास स्मृति है उसके अंदर 16 संस्कारों का उल्लेख करने में आया है। और हमारे धार्मिक शास्त्रों में भी आज भी हम जो सुनते हैं ये सही 16 संस्कारों की बातें हम करते हैं। उसमें से हम जो यहाँ पे गर्भ संस्कार के बारे में बात करते हैं, तो उसमें क्या आता है? जो पहले 3 संस्कार है वो, और जो आखिरी संस्कार है वो हमारी अनुपस्थिति में होता है। मतलब वो जब हमने जन्म ले लिए, वो हमें नहीं करना है, वो हमारे लिए कोई और करता है। तो उसमें से पहले 3 संस्कार, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोदन संस्कार, इन तीनों को एक साथ अगर हम इकट्ठा करते हैं तो उसी को हम गर्भ संस्कार कहते हैं। उसमें सिर्फ विधि यानी कि अनुष्ठान नहीं आता है, कि अनुष्ठान के साथ साथ बहुत सारी चीजें आती है, बरोबर। और आखिरी संस्कार, जो अंतिम संस्कार बोलते हैं, अंत्येष्टि संस्कार, वो भी हम नहीं कर पाते, हमारे लिए कोई और करते हैं, और जिसका पर्पज ये होता है कि अगले जन्म में वो हमारे लिए कुछ ऐसा काम करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट बर्थ है वो थोड़ा इजी हो जाए, और उसके लिए हमारे थोड़े एडवांटेज अच्छे हो। तो इस जन्म के लिए हम क्या क्या संस्कार हमारे लिए है? तो गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, इन तीन को हम बोलते हैं एक साथ इकट्ठा होके गर्भ संस्कार। उसके बाद चौथा आता है जात कर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, उसके बाद में निष्क्रमण संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार, फिर विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेदन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। इस सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा अभी आज बात करेंगे। तो गर्भाधान संस्कार का मतलब क्या है? ये सबसे पहला संस्कार है। और ये कब से स्टार्ट होता है? जैसे ही माता पिता ने सोचा कि मेरे को प्रेगनेंसी प्लान करनी है, बरोबर, उसी दिन से ये संस्कार के लिए जो विधि होती है वो शुरू हो जाती है। एक रिचुअल्स और अनुष्ठान तो डिफरेंट है कि आपने कहीं पे कोई हवन करवाया और उस टाइम पे गर्भाधान संस्कार किया, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गर्भाधान संस्कार। लेकिन उसकी जो रिचुअल्स होती है, जो आपको हस्बैंड वाइफ को फॉलो करनी है, वो जैसे ही आपको सबसे पहले थॉट आता है कि हमें ये अभी बेबी प्लान करना है, तभी से ये चीज स्टार्ट हो जाती है। और इसी को सबसे पहला संस्कार बोलते हैं। गृहस्थ जीवन का सबसे मेन उद्देश्य क्या है? आप दोनों जैसे हो उससे बेस्ट संतति इस पृथ्वी के ऊपर लानी है। मतलब गृहस्थ जीवन का, हस्बैंड वाइफ का या विवाह का मेन उद्देश्य यही है कि श्रेष्ठ संतान इस पृथ्वी पर लाना है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं कि अगर कोई फैक्ट्री में कोई चीज बना रहा है, चलो एक एग्जांपल से बताऊं कि अगरबत्ती की फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है कि जिसमें वो धूप सली अगरबत्ती बनवाते हैं, बरोबर। तो कितने लोग होंगे उसके अंदर? एक तो ऑनर होगा, और 5 6 7 लोग तो होंगे कि जो उस फैक्ट्री के अंदर अगरबत्ती या फिर धूप सली बनाते होंगे। तो ये 4 5 लोगों की जरूरत क्या है? उन लोगों का उद्देश्य क्या होता है? उन लोगों का उद्देश्य ये होता है कि बेस्ट से बेस्ट, जैसे भी उनके पास संसाधन है उसके हिसाब से सबसे अच्छी में अच्छी धूप सली अगरबत्ती वो लोगों को प्रोवाइड करें। अगर सिर्फ एक अगरबत्ती बनाने के लिए अगर 5 या 7 लोग अपनी पूरी निष्ठा से काम करते हैं, तो आपको तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस बच्चा इस पृथ्वी के ऊपर लाना है। तो क्या एक हस्बैंड वाइफ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तप नहीं कर सकते?
कि जैसे उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस तेजस्वी 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 ओजस्वी बेबी इस पृथ्वी के ऊपर आ जाए, ये सिर्फ आप दोनों कर सकते हो, है ना। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है, अगर ऑलरेडी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बरोबर। जिसको बाकी है वो अभी माइंड में सोच लिए, क्योंकि आप अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4 साल बाद अगर प्लान कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपका गर्भाधान संस्कार का काम शुरू अभी से हो गया है, क्योंकि आप जैसा काम करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो सबसे पहले गर्भाधान के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको दो चीजें करनी होगी। सबसे पहले तो सिर्फ बॉडी नहीं, तन और मन। इसका मतलब ये होता है कि नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली भी आपको शुद्ध होना पड़ेगा। तो जो आयुर्वेद संस्कार है, मतलब जो आयुर्वेदाचार्य होते हैं, वो सबसे पहले क्या बोलते हैं? पंचकर्म करना होता है। तो ये पंचकर्म की फिलोसॉफी क्या होती है? देह शुद्धि और मन शुद्धि। तो देह शुद्धि यानी तन शुद्धि का मतलब શું? अगर तन અને मन मस्त तो धनना ढगला થઈ જાય जबरदस्त। यहाँ पे हमें धन का ढगला कैसे होगा? अगर आपके बेबी के अंदर सारी क्वालिटी अच्छी आएगी तो वो इतना होशियार बनेगा कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोले इसीलिए शायद एक है कि अगर बच्ची संतति अच्छी है तो धन संचय क्यों? अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो धन संचय क्यों? मतलब अगर आप पैसे इकट्ठा कर रहे हो अपने बच्चे के लिए, लेकिन वो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है तो आपके पैसे की जरूरत ही नहीं है। वो पत्थर को लात मार के भी पैसा पैदा कर सकता है। और अगर उसके अंदर कुसंस्कार आ गए तो आप अगर अब्बजोपति हो गए, करोड़पति भी होगे ना, आपके पास इतना ज्यादा अमाउंट में पैसा होगा ना, तो उसको भी वो खाली करने में टाइम नहीं बिताएगा, तुरंत ही वो सब उड़ा देगा। तो आपको उसके अंदर क्या इंप्लीमेंट करने हैं? अच्छे संस्कार। तो सबसे पहली चीज है कि जैसे ही आपको पता चलता है आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो सबसे पहले आपको देह शुद्धि और मन शुद्धि करनी है। देह शुद्धि का मतलब है कि आपको आपकी बॉडी, ये पंचकर्म के माध्यम से, क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है आप देख रहे हो हमारे चारों ओर सारे टॉक्सिन ही टॉक्सिन है। कैसे? खाना प्रदूषित होता है, हमें अच्छा खाना नहीं मिलता है, सारे केमिकल वाले, टॉक्सिन वाले और यूरिया वाले खाने ही हमें मिलते हैं। क्योंकि खेती में भी क्या होता है, ज्यादा पाक लेने की लालच में सब लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसी चीजें अंदर यूज करते हैं कि जिससे पाक ज्यादा आता है, लेकिन उसके अंदर की जो क्वालिटीज होती है वो हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रही है। इसीलिए आजकल इतने ज्यादा कैंसर बढ़े हैं। अगर एयर, तो एयर के अंदर भी पॉल्यूशन होता है, बरोबर। हम एयर कंडीशनर यूज करते हैं, हमारी गाड़ियां यूज करते हैं, जो भी जहां पे भी आप देखोगे कि एयर पॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तीसरी चीज होती है वॉइस पॉल्यूशन, बरोबर। यहाँ पे क्या होता है, अगर गाड़ी के ऊपर ऐसे ही आप जा रहे हो फिर भी हॉर्न लगाते रहते हो, बरोबर, फालतू की बातें करते रहते हो। इसीलिए मौन का हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही महत्व है कि आपको एटलीस्ट वीकली एक दिन तो मौन व्रत या मुनि व्रत करना ही चाहिए, बरोबर। तो वॉइस पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन, फिर एयर पोल्यूशन, ये। अगर पानी की बात करें तो पानी भी हमें कहाँ से अच्छा मिल रहा है? पानी के अंदर भी अगर देखे तो पूरी अगर इंडिया की जो नदियां है उसका पानी अगर सर्च करे तो टॉप 100 क्वालिटीज में भी उसका नहीं आता है। तो पानी भी अभी पॉल्यूटेड है, क्योंकि सारे केमिकल्स का वो पानी आता है नदी में ही जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि समुद्र के अंदर बहुत सारी मछलियां मर गई, या फिर बहुत सारा उसके अंदर वो तेल छोड़ा गया। तो ये सब भी चीजें होती है। तो आज के अंदर सबसे पहले ये सबकी इफेक्ट हमारे अंदर होती है। और मन की शुद्धि का मतलब क्या है? टीवी। हम टीवी में पूरे दिन क्या देखते हैं? सारी चीजें एबनॉर्मली देखते हैं, है ना। जैसे न्यूज चालू करते हैं तो पता चलता है कि भी इसने इसका रेप किया, या फिर इसको लेके भाग गया, इसका कत्ल हो गया, इसको मार डाला, इसको ये किया, इसको वो किया। 90% न्यूज आर नेगेटिव। तो वो मन को भी शुद्ध करना है, कैसे कर सकते हैं? योगा, प्राणायाम, ध्यान, बरोबर, मेडिटेशन, इसके द्वारा भगवान के सानिध्य में देव प्रणिधान, प्रभु के साथ थोड़ा टाइम बिता के, अपने आप के साथ थोड़ा टाइम बिता के हम अपने मन की भी शुद्धि कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंसीव करने से पहले आपको यम, नियम, आसन, देव प्रणिधान, बरोबर, ये सारे जो भी रिचुअल्स होते हैं, 8 अष्टांग जो विधि होती है उसमें, बरोबर, तो उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके बाद में ही कुछ प्लान करना चाहिए कि जेथी अपनी जो संस्कृति है वो आगे जाके श्रेष्ठ संस्कृति हो। मैं हमेशा कहता हूं
कि आपको लगता होगा कि यार मैं अकेली, कि मैं अकेले नहीं करेंगे तो क्या होगा। सब कहते हैं कि ये करना चाहिए, ये करना, मेरे अकेले से क्या होने वाला है, मैं अकेला थोड़ी देश बदलने वाला हूँ। लेकिन आप अगर सोचिए, एक नींबू के अंदर कितने बीज होते हैं, 4 5 6 7, लेकिन एक बीज के अंदर कितने नींबू हो गए पता है? शायद टन, लाखों, करोड़ों। क्यों? क्योंकि एक नींबू का बीज अगर आप उगाते हो तो उसमें जो हजारों नींबू आते हैं, उसके अंदर जो हजारों बीज आएंगे, उसको अगर आप फिर से उगाओगे तो उसमें से और करके ऐसा। अश्विनी कुमार करके हमारे जो एक ग्रंथ है उसके अंदर बताया हुआ है कि अगर एक संतति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और जीनियस आ जाए तो आने वाले 500 सालों के अंदर 40 lakhs, मतलब 40 लाख उसकी प्रजाति आएगी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुदृढ़ होगी। और अगर जब आप गर्भ संस्कार फॉलो करते हो तो उसका उद्देश्य है कि आप दोनों के अंदर जो भी क्वालिटीज है उससे बेहतर क्वालिटी वाला शिशु लाना है। तो आप सोचो, अगर आपकी एक माँ और एक पिता ऐसा सोच ले कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस क्वालिटी वाले बच्चे लाने हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेटली 500 साल बाद ये पूरी दुनिया के अंदर आपके जो 40 लाख बच्चे हो गए, वो एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी करते 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 आप खुद सोचो उसके अंदर कैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होगी। और वही होगा सतयुग। वही होगा जो हम बोलते हैं राजसिक, मानसिक, तात्विक, सात्विक, वो सारे लोग सात्विक हो गए। तो सात्विक गुण कैसे आएगा? वो आपसे ही शुरू होगा कि कभी ना कभी किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, और आपने ये स्टेप लेना है। और लग्न में जो विवाह संस्कार हम करते हैं, जो पूजा विधि करते हैं, अगर उसको भी आप शांति से ईच एंड एक्टिव जो सारे स्टेप्स होते हैं उसको सुनोगे, तो ये भी सारे एक इसी संस्कार का एक भाग है। सेकंड संस्कार आता है पुंसवन संस्कार। तो पुंसवन संस्कार का मतलब क्या होता है? पुंसवन संस्कार के लिए एक श्लोक है जिसके अंदर बताया हुआ है कि प्रेगनेंसी ठहरने के दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपका बच्चा आपको जैसे चाहिए वैसे मिलता है। यूजुअली एज अ विधि, मतलब कि एज अ आप उसको एक रिचुअल्स लेते हो, तो वो यूजुअली 10 वीक्स, मतलब 2 से 3 महीने के बीच में एज अ गायत्री परिवार वाले कराते हैं। हमारे विद्या भारती वाले, मतलब आरएसएस वाले जो है वो भी करवाते हैं। तो ये सारे संस्कार करवाने हैं। अगर आप में से किसी ने भी गर्भ संस्कार की जो रिचुअल्स नहीं करवाए हैं, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज करना। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो गायत्री परिवार है उसके थ्रू हम ये गर्भ संस्कार करवाते हैं, कुलसवन संस्कार करवाते हैं। उसकी एक छोटी सी विधि होती है, एक दिन का ये संस्कार होता है, लेकिन ये यूजुअली 10 वीक्स टू 10 वीक से लेके तीसरे मंथ तक हम करवा सकते हैं। पहले भी करवा सकते हैं, लेकिन वो एक रिचुअल्स है। लेकिन संस्कार क्या होते हैं? संस्कार ये होते हैं कि प्रेगनेंसी ठहरने के दिन से लेके डिलीवरी तक आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, उसका हम पूरा एक श्लोक है जिसको श्लोक को हम डिकोड करेंगे। बरोबर। यहाँ पे तो शायद अगर वो श्लोक मिलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेके जाओ। उसके अंदर ऐसा बताते हैं कि, जस्ट मिनट में उसको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ग्रुप में अभी मैंने शेयर किया है। यहाँ पे शायद वो क्या आ गया ग्रुप में, है ना? तो अगर आप ग्रुप में देखोगे तो व्हाट्सएप के ऊपर मैंने भेजा है। तो गर्भवती को गर्भ रहने के दिन से लेकर, अभी मैं एक बार फिर से पूरी स्क्रीन शेयर कर देता हूं तो आप इस पे ऊपर देख सको। बरोबर। तो एक्चुअली पुंसवन संस्कार क्या होता है? तो पुंसवन संस्कार मतलब होता है गर्भवती को गर्भ रहने के दिन से लेकर नित्य आनंद युक्त, पवित्र, सुशोभित सफेद रंग के वस्त्र धारण कर मंगल कृत्य में, देवताओं की आराधना में, ब्राह्मणों की आराधना में तत्पर रहना चाहिए। मलिन अंग वाले व्यक्ति, जिनके अंग विकार वाले हो, जिनके अंग न्यून हो, ऐसी व्यक्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। दुर्गंध नहीं लेनी चाहिए। खराब वस्तुओं को देखना नहीं चाहिए जिससे उद्वेग उत्पन्न हो।
ऐसी बातें कहनी सुननी नहीं चाहिए। बासी अन्न, शुष्क अन्न, अति पकाया हुआ नहीं लेना चाहिए। बाहर घूमने नहीं जाना चाहिए। सुनसान घर में नहीं जाना चाहिए। स्मशान में नहीं जाना चाहिए। वृक्ष आश्रय में नहीं रहना चाहिए। क्रोध तथा भय का त्याग करना चाहिए। कूड़े और भीड़भाड़ वाली जगह से दूर रहना चाहिए। वजन नहीं उठाना चाहिए। उच्च स्वर से भाषण आदि का त्याग करना चाहिए। यह शरीर स्थान नामक तीसरे अध्याय के 11वें विषय में दिए गए कर्म, जिससे गर्भ का विनाश हो सकता है, उस कर्मों का त्याग करना चाहिए। बार बार तेल और मालिश, आटे से मालिश नहीं करनी चाहिए। आटे से शरीर रगड़ना इत्यादि का त्याग करना चाहिए। शरीर को श्रमित ना होने दे। इस शरीर स्थान के दूसरे अध्याय के 12वें विषय में बताए गए दिन, निंद्रा तथा अश्रुपात आदि का भी त्याग करना चाहिए। शयन तथा आसन भी कोमल तथा ना अधिक ऊंचा ना अधिक नीचा होना चाहिए। भोजन भी मन को प्रिय लगे ऐसा मधुर द्रव्य वाला, और जिसे जठराग्नि प्रदीप्त करने वाले पदार्थों से संस्कारित किया गया हो, ऐसे नियम गर्भ ठहरने के दिन से लेकर प्रसूति तक निभाने चाहिए। ऐसे नियम गर्भ ठहरने के दिन से लेकर प्रसूति तक निभाने चाहिए। ये एक्चुअली जो हम बोलते हैं ना कि पुंसवन संस्कार क्या है, ये एक्चुअली पुंसवन संस्कार है। बरोबर। तो आप सबने सुना होगा, ऐसी एडवाइस तो आपको कहीं ना कहीं मिलती ही है। आपने सभी जगह पे कहीं ना कहीं ऐसी एडवाइस सुनी है ना। तो ये सारी एडवाइस क्या है? ये सारी एडवाइस गर्भ संस्कार को बताती है। आप सबने कहीं ना कहीं देखा ही है कि आपको, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, स्मशान में नहीं जाना चाहिए, खाना अच्छे से खाना चाहिए। बरोबर। तो ये सारी चीज और कुछ नहीं है, ये सारी चीज पुंसवन संस्कार है। बरोबर। और ये पुंसवन संस्कार मैंने बताया, वैसे पहले 2.5 महीने में उसकी विधि होती है जो गायत्री परिवार या विद्या भारती वाले करवाते हैं। तो इसके अंदर यही आता है कि गर्भवती का आहार विहार और विचार ऑलवेज उत्तम होने चाहिए, आनंदित होने चाहिए, और वो अपने माइंड और बॉडी को बैलेंस करे ऐसे होने चाहिए कि जिससे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। तो ये दूसरा संस्कार हो गया हमारा पुंसवन संस्कार। तीसरा संस्कार हमारा आता है सीमंतो नयन संस्कार। एज अ रिचुअल्स ऐसा बताया गया है, हम सब सुनते हैं कि वो 7वें या 8वें महीने में होते हैं। लेकिन आयुर्वेदाचार्य जो होते हैं, उसकी जो बुक्स होती है उसके अंदर सीमंत और नयन संस्कार करने की विधि 5वें महीने में होती है। क्यों? क्योंकि 5वें महीने के अंदर इसको सीमंत संधि बोलते हैं। जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके अंदर सारे फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, बरोबर, ये सारे जो बोन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये सारे बोन जुड़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं सीमंत संधि। और ये सीमंत संधि को जोड़ने के लिए ये सारे जो मंत्र बोलते हैं या उच्चार करते हैं कि यहाँ पे जो भी हवन के अंदर जो सामग्री यूज होती है उससे उसका जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही बेस्ट होता है, जिससे हमारे ब्रेन को रक्षा मिलती है। तो ये वन शॉट ऑफ रक्षा, रक्षा के लिए संस्कार हुआ हमारे ब्रेन के। हम ये 7वें या 8वें महीने में करते हैं, लेकिन आयुर्वेद संस्कार में इसे 5वें महीने में बताया गया है। इसको सीमंत संधि बोलते हैं, और उसको जोड़ करने के लिए जो संस्कार करते हैं उसको सीमंतोन्नयन संस्कार करते हैं। अगर हम इसको रिचुअल के लिए ना भी देखें और जो हम करते हैं 7वें 8वें महीने उसके बारे में सोचे, तो ये एक हम ओकेशन उत्सव के जैसे मनाते हैं। हम उसके लिए उस दिन सबको खाना खाने के लिए बुलाते हैं, सब परिवार वाले इकट्ठे होते हैं। बहुत सी सारी जो ऑलरेडी महिलाएं होती है जिसको ऑलरेडी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है और उसकी डिलीवरी हो चुकी है, वो गर्भवती के लिए उसकी शिशु की रक्षा के लिए शुभ आशीष देते हैं। बरोबर। उसके कान में आके कुछ आशीर्वाद देते हैं। तो वो क्या बताती है, ये रिचुअल के पीछे का दूसरा हेतु ये हो सकता है कि जब वो देखती है कि मेरे आसपास सारे लोगों की नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो भी वो तो 100 में से 1 या 2 लोग को है, या फिर हजारों में से 1 या 2 लोग को है, तो उसके लिए मैं क्यों डरूं? मेरी भी डिलीवरी नॉर्मली होने वाली है, मेरे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये सबकी हो गई तो मेरी भी हो जाएगी। तो ये सीमंत संस्कार करने के पीछे का रिचुअल ये होता है कि आपको पता चले, आप एंजॉय होके खुश होके, जब डिलीवरी का टाइम नजदीक आ रहा है, तो आप उसका आभार मानेंगे कि यार चलो इन सब लोगों की होगी, अच्छी बात है। और उसके बाद में आप अपने पीएस जाते हो, तो वहां पे भी आपको अपना वाला एटमोसफेयर मिलता है जहां आप बड़े हुए हो, तो आपका मेंटल जो बैलेंस होता है वो आपका एकदम पीस वाला होता है। इसीलिए सीमंतोन्नयन संस्कार करने की जरूरत है। ये तीनों संस्कारों को हम बोलते हैं गर्भ संस्कार। और इस तीनों संस्कारों का उद्देश्य एक ही होता है, क्या होता है? बच्चे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा बनाना है। उसके बाद में आता है जात कर्म संस्कार, जिसको नवजात
बच्चे के जो हम प्लस वो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड होता है, उसको कट करने के बाद 24 आवर्स में करते हैं। जिसके अंदर कभी कभी हम बोलते हैं ना, गड़थुती पीवड़ावવામાં આવે છે, उसको कोई जात कर्म संस्कार कहते हैं। उसके अंदर गाय का घी हो सकता है और मध होता है, और मध और ये घी होता है, उसको मिश्रण करके बच्चे को उसके जीभ के ऊपर लगाते हैं। और उसका हेतु ये होता है, बच्चा बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ और दीर्घजीवी बने, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इसी को हम शायद सुवर्ण प्राशन संस्कार भी बोल सकते हैं, क्योंकि सुवर्ण प्राश वन सॉर्ट ऑफ आयुर्वेदिक इम्यूनोलॉजी है। हम जो भी वैक्सीनेशन करते हैं, बरोबर, वो तो वैक्सीन होती है, लेकिन ये आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। इम्यूनाइजेशन मतलब ये करने से हमारी बॉडी के अंदर सारे इम्यूनाइजेशन प्रैक्टिस अच्छे से होती है। उसके बाद में जो आता है वो आता है नामकरण। जो हम यूजुअली बोलते हैं कि बच्चे के नाम की जो विधि होती है वो, हेलो, जो हम आप उसकी हाँ बोलिए। नहीं ये तो इसको मैं समझा रहा था बीच में और कुछ नहीं। ओके ओके। तो जो हमारी बाकी की जो चीज होती है उसको नामकरण संस्कार बोलते हैं, जब हम बच्चे का नाम रखते हैं। वो 11वें दिन से लेके उसका नाम, जो भी हमारी विधि के उस, एक जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रहा है। तो 11वें दिन से लेके वो 11वें दिन पे वो नामकरण संस्कार की बात होती है। उसके दिन जब माता और बच्चे दोनों को स्नान कराने के बाद ये संस्कार होते हैं, और उसका जो भी नाम है वो उसके जो भी प्लेनेट्स के हिसाब से जो भी उसका आता है, उसके हिसाब से वो नाम रखना होता है। उसके बाद में आता है निष्क्रमण संस्कार, मतलब 1.5 महीने बाद, जब हम बोलते हैं कि 3 महीने का खटिया, 3 या 4 महीने के बाद वो बच्चे को घर से बाहर पहली बार वो शायद चंद्र या सूर्य के दर्शन करवाते हैं, और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ाते हैं। और 3 महीने बच्चे को किसी के संपर्क में नहीं आने देते, इसीलिए पहले इन्फेक्शन कम थे, और अभी दूसरे दिन पे सब उसको खिलाना शुरू कर देते हैं और सब ले लेके घूमते हैं, इसलिए आज बच्चे के अंदर इन्फेक्शन ज्यादा होता है। तो सबसे पहले जब बच्चा बाहर की एटमॉस्फेयर की हवा के संपर्क में या फिर सूर्य या चंद्र के संपर्क में आते हैं, उसको बोलते हैं निष्क्रमण संस्कार। उसके बाद में आते हैं अन्न प्राशन संस्कार। पहले 6 मंथ हम उसको पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं कि उसको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना है, जिसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं। उसके बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन छठे महीने के बाद हम उसके ऊपर का थोड़ा बहुत चालू करते हैं। और जो सबसे पहली बार सब ऊपर का चालू करते हैं, उसमें सबसे पहले हम दूध या खीर उसको चटाते हैं, अमृतम क्षीर भोजनम। और खीर को अमृत के समान कहिए, यदि इससे उसको सबसे पहले अन्नप्राशन संस्कार के हिसाब से उसको चालू करने की विधि होती है। उसके बाद में जो हम बोलते हैं कि मुंडन संस्कार, वो भी हम 3rd या 5th ईयर के अंदर करते हैं, बरोबर। और उसमें ऐसा बताया जाता है कि जो पहले जो बाल होते हैं उसको हम निकाल देते हैं, और उसको भी एक विधि के सर साथ हम करते हैं। हाँ जी बोलिए। सर हाँ हमारा बोलिए। वो अन्नप्राशन संस्कार तक का हो चुका है सृजा का। ओके, बेस्ट अब बेस्ट। मुंडन वाला रह गया है। वो बच्चियों में एक बार पूछ लेने का कि वो उसके हिसाब से होता है कि नहीं, तो वो एक बार देखना पड़ेगा। उसके बाद में आता है विद्यारंभ संस्कार। तो ये विद्यारंभ संस्कार होता है वो जब बच्चे को थोड़े बहुत शब्द बोलने आ जाते हैं, और जो उसको पहले गुरुकुल में भेजते थे आज स्कूल में भेजते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें होती है कि हम भेजने से पहले उसके विद्यारंभ संस्कार करने के बाद उसको स्कूल के अंदर भेजें। फिर जब हम कान को भी अगर जो बूटी पहनाते हैं कि कर्ण को भेद करते हैं, ठीक है, कान विधवा, उसको भी एक संस्कार किया गया है। और उसका रीजन ये होता है, उसके उसके कारण ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ता है, बहुत सारी इम्यूनिटी बढ़ती है, और उसके कारण याद शक्ति भी बढ़ती है, मेमोरी पावर भी बढ़ता है, और सुनने की क्षमता भी बढ़ती है, ऐसा बताया गया है। तो उसको हम कर्ण भेदन संस्कार बोलते हैं। और फिर आता है सर यज्ञ वो कान 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 का कब कर सकते हैं? कान का ऐसे कोई टाइम नहीं दिया है, लेकिन जो बच्ची एक्चुअली
समझने लगती है उसके बाद में सिक्स हम। मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद कर सकते हैं। 6 मंथ के बाद भी कर सकते हो, 1 साल के बाद भी कर सकते हो, बाकी तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन पहले 2 साल में हो जाए तो वो अच्छा होता है। 6 मंथ के बाद क्या है कि थोड़ा अच्छा रहता है कि उसको पता भी नहीं चलता है और उसके हम्म। वो सॉफ्ट होते हैं तो अच्छा रहता है। फिर भी एक्चुअली एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है वो मैं आपको समझ के बता दूंगा। जरूर। यज्ञोपवीत जी संस्कार सर। भी उपनयन संस्कार भी बोलते हैं, जिसमें जनोई को धारण करते हैं। वो कई सारे हम उस टाइम पे उसको शिक्षाएं देते हैं कि धर्म में रह के संयमित जीवन और आत्मिक बल और बुद्धि को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं। उसमें आप उनके सामने 3-4 चीजें रखते हैं, जैसे कि इन्होंने बताया था कि बच्ची ने पुस्तक ली थी, बरोबर। वैसे ही उस टाइम पे भी हम यज्ञोपवीत संस्कार में भी उनको उसके संस्कार कैसे है उसके बारे में सोचते हैं। उसके बाद में वेदारंभ में, पहले के जमाने में वेद का मतलब होता है ज्ञान, तो उसको अलग अलग ज्ञान के लिए हम इनिशिएट करते हैं, बरोबर, तो उसको वेदारंभ संस्कार बोलते हैं। जिसमें पहले के जमाने में गुरुकुल के अंदर डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, आयुर्वेदिक, सैनिक, डिफरेंट डिफरेंट चीजें सिखाती थी। तो उस टाइम में जिसको जिसके अंदर इंटरेस्ट हो उस इंटरेस्ट के अंदर आगे बढ़ाते थे, उसको वेदारंभ संस्कार बोलते हैं। केशांत संस्कार का वो होता है कि वो जो एक बार फिर से जो बाला है उसको हम निकाल देते हैं। और जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम में जाते हैं, उसमें नदी में स्नान करने के बाद ये होता है, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, उसके बाद जब हम सबसे पहले गृहस्थ आश्रम में जाते हैं उस टाइप पे ये संस्कार होते हैं। समावर्तन संस्कार का मतलब होता है जब शिक्षा में से वापिस आप आ रहे हो, वापिस इंक्लिस्ट हो जाते हैं उस टाइम पे। तो गुरुकुल में जो विद्या होती है उसमें से आप वापिस अपने समाज में आते हो, गृहस्थ आश्रम में आते हो, उस समय जो संस्कार करने पड़ते हैं उसको समावर्तन संस्कार करते हैं। उसके बाद में विवाह संस्कार होते हैं, जिसका भी रीजन यही होता है कि आप अच्छे से हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को चुने कि जो मेंटली और फिजिकली बेस्ड हो, और उसके बाद में आप एक गर्भाधान संस्कार की फिर से शुरुआत करते हैं और फिर से ये चक्कर गोल गोल घूमता रहता है। और इसका ये उद्देश्य ये भी होता है विवाह संस्कार का कि जो पितृ ऋण में से मुक्त होते हैं, वैसे बोले हुए कन्यादान देते हैं पिता, तो पितृ उनमें से मिक्स होते हैं। और आखिरी में जो संस्कार आता है वो अंत्येष्टि संस्कार होता है, जब हमारा फिजिकल बॉडी नाश हो जाता है लेकिन हम अगले जन्म में, इस जन्म में जो भी संस्कार हमने साथ लिए हैं उसके साथ हम अगले जन्म में जाते हैं। तो हमारी ये 16 संस्कार कंप्लीट हो गए। और कल अगर टाइम मिलेगा तो दोपहर को 3 बजे गर्भ संस्कार क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, और हम कैसे उसको अच्छे से कर सकते हैं उसके बारे में करेंगे। तो आज का सेशन यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। ओके। और कल मिलेंगे। और कुछ भी और प्रश्न हो तो मेरे को ग्रुप में पर्सनली भेज सकते हो। अगर कोई चिंता वाला प्रश्न है तो ग्रुप में मत डालना, मेरे को डायरेक्टली भेज देना। ओके। हैव अ ग्रेट डे, कल मिलेंगे। हैप्पी गर्भ संस्कार। हैप्पी गर्ल्स संस्कार।